Hello students, look here. Today we are discussing to the mechanism of urine formation. हमारे शरीर में यूरिन का फॉर्मेशन किडनी द्वारा कैसे किया जाता है इसके बारे में हमें यहाँ पे विस्तार से जानकारी देखनी है। मेकानिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेजर स्टेप्स। पहला जो स्टेप है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेकंड स्टेप ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, थर्ड स्टेप ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो यहाँ पे हमें देखना है पहला स्टेप अल्ट्राफिल्ट्रेशन। द फिल्ट्रेशन ऑफ ए ब्लड बाय ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ड्यू टू द हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज कॉल्ड एज ए अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन हम किसे कहेंगे? तो यहाँ पे जो खून है उस खून का फिल्ट्रेशन होता है इस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा वाटर की क्वांटिटी है और उसी कारण वहां पे प्रेशर बिल्टअप होता है और इसी कारण यहाँ पे फिल्ट्रेशन होने लगता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्रा ये नाम क्यों दिया है? क्योंकि ब्लड का जब फिल्ट्रेशन होता है तो वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिलरीज है इस कैपिलरीज का जो छेद है उसे कहा जाता है capillary pore and the diameter of the capillary pore is a 0.1 micron और उससे खून का फिल्ट्रेशन होने लगता है। सो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होने वाला खून का फिल्ट्रेशन है, इसीलिए इसे कहा जाता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। You know that the ultrafiltration this process is done across a 3 membrane। यहाँ पे अल्ट्राफिल्ट्रेशन नामक घटना जो ऑपरेट होती है नेफ्रॉन के अंदर, तो ये ऑपरेट होने लगती है अक्रॉस द 3 मेम्ब्रेन, यानी 3 मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये घटना घटने लगती है। तो वो 3 मेम्ब्रेन कौन है जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन नामक प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट होने लगते हैं? तो यहाँ पे पहला जो मेम्ब्रेन बोल के काम करता है वो है एंडोथीलियम। सेकंड जो है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंड बर्मन्स कैप्सूल, और जो तीसरा यहाँ पे हमने बताया वो है पोडोसाइट। You know that podocytes are nothing but these are the specialized cells. They are actually the epithelium of Bowman's capsule। ये जो Bowman's capsule रहता है उस Bowman's capsule का इपिथेलियम जो है वही काम करता है यहाँ पे पोडोसाइट बोल के। तो ये पहला है एंडोथीलियम, सेकंड है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंड the basement membrane of Bowman's capsule. Third is called as the epithelium of Bowman's capsule. So these are the 3 membranes across which the filtration of the blood is done and the plasma of the blood is get filtered out। खून के अंदर का जो प्लाज्मा रहता है वो इस तरह से फिल्टर होने लगता है इन 3 मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, और फाइनली वो आने लगता है रीनल ट्यूब्यूल के अंदर। Here is one of the glomerular capillary. This glomerular capillary show lining of endothelium cells। ये जो glomerular capillary यहाँ पे मैंने दिखाई है, इस glomerular capillary के अंदर वहां पे एंडोथीलियम नामक कोशिकाएं बैठी है और इन कोशिकाओं को क्रॉस करके यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होने लगता है। सेकंडली, you know that this is the basement membrane of the capillary and another one is the basement membrane of this Bowman's capsule। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ग्लोमेरुलर कैपिलरी का और ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ Bowman's capsule। ये दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे ज्वाइंट होते हैं, फिक्स होते हैं और ये एक्ट करते एज अ सेकंड फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन बोल के। तो पहला जो है एंडोथीलियम नामक कोशिकाएं हैं, जो दूसरा फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन है वो है यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ Bowman's capsule। थर्ड वन इज दैट इज द epithelium of Bowman's capsule। You know that these are the specialized cells, we called them as a podocyte। यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड सेल दिखाई है इन कोशिकाओं का नाम है पोडोसाइट। ये पोडोसाइट नामक कोशिकाएं जो है ये कैसे निर्माण होती है? तो
जो बॉमर्स कैप्सूल रहता है उसके दो लेयर रहते हैं. वन लेयर इज एक्सटर्नल while another layer is internal. The outer layer or external layer is called as a parietal layer while the internal layer is called as a visceral layer. जो बॉमर्स कैप्सूल है एक कप जैसा स्ट्रक्चर है, उसका विभाजन यहाँ पे होता है दो हिस्सों में. एक बाहर वाला हिस्सा है, दूसरा अंदर वाला हिस्सा है. जो बाहर वाला लेयर है उसे कहा जाता है पैराइटल लेयर और जो अंदर वाला लेयर है उसे कहा जाता है विसरल लेयर. पैराइटल लेयर शो द प्रेजेंस ऑफ ए बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड प्रेजेंस ऑफ ए स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. ये जो पैराइटल लेयर निर्माण हुआ है तो वो दो चीजों से निर्माण हुआ है. पहला जो है उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन और उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर बैठा है एक टिश्यू. उस टिश्यू का नाम है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. इस टिश्यू का क्या काम रहता है? जब अल्ट्राफिल्ट्रेशन नामक घटना यहाँ पे ऑपरेट होती है और यहां से ये फिल्ट्रेट निकलने लगता है, तब ये फिल्ट्रेट का लीकेज नहीं होना चाहिए अक्रॉस दिस पैराइटल लेयर. ये पैराइटल लेयर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू ये प्रिवेंट करता है लीकेज को, यानी लीकेज को रोकने का काम यहाँ पे है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का. You know that the visceral layer it show the presence of this epithelial tissue, but this epithelial tissue present on the visceral layer of Bowman's capsule, these cells produces unequal pressure of cytoplasm on that part of the cell membrane which touches to the basement membrane of visceral layer. यानी विसरल लेयर का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो कोशिकाएं बैठी हैं जिनका नाम है एपिथेलियम, लेकिन इस एपिथेलियम नामक कोशिका का वो हिस्सा जो बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच कर रहा है विसरल लेयर के, उसी हिस्से के ऊपर सेल का साइटोप्लाज्म कम ज्यादा प्रेशर डालने लगता है और यहाँ पे डेवलप होने लगती है फिट जैसे स्ट्रक्चर. और ये जो फिट जैसे स्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं इसी कारण इस कोशिका का नाम यहाँ पे है पोडोसाइट्स, बिकॉज द सेल्स प्रोड्यूसेस टू द फिट लाइक स्ट्रक्चर. यहाँ पे पैर जैसे स्ट्रक्चर इन कोशिकाओं ने तैयार किए हैं क्योंकि इन कोशिकाओं का साइटोप्लाज्म उसी सेल के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अनइक्वल प्रेशर अप्लाई करने लगता है, लेकिन उसी सेल मेम्ब्रेन का हिस्से पे अप्लाई करता है अनइक्वल प्रेशर जो हिस्सा टच करता है विसरल लेयर के बेसमेंट मेम्ब्रेन को, और वहीं पे डेवलप होने लगते हैं फिट जैसे स्ट्रक्चर. इसीलिए इस कोशिका को कहा जाता है पोडोसाइट्स. साइट्स यानी सेल, पोडो यानी फिट, यानी ये कोशिका फिट जैसे स्ट्रक्चर डेवलप कर रही है. उसके बाद यहाँ पे हमारा जो किडनी रहता है उसे कितना खून का सप्लाई होने लगता है और उसमें कितना कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है प्लाज्मा का, ये भी हमें यहाँ पे देखना है. द ह्यूमन किडनी गेट 1/5 क्वांटिटी ऑफ द ब्लड आउट ऑफ द टोटल सप्लाई ऑफ ए ब्लड टू द हार्ट पर मिनट. यानी 1 मिनट में हमारे दिल को, हार्ट को जितना खून सप्लाई होता है उसमें का 1/5 क्वांटिटी खून का सप्लाई किडनी को होने लगता है. तो किडनी कितना खून रिसीव करेगी? यू नो दैट इन 1 मिनट the ventricles of the heart can pump near about 5 to 6 liter blood. So on this basis, if we can calculate the 1/5 quantity of the 5 to 6 liter of blood, then your answer is a human kidney get 1100 ml to 1200 ml blood per minute. और इसी खून का फिल्ट्रेशन किडनी द्वारा किया जाता है हर एक मिनट में, यानी हर एक मिनट में हमारे किडनी के अंदर 1100 ml to 1200 ml खून आ रहा है और उसी खून का हर एक मिनट में किडनी फिल्ट्रेशन करने लगती है. किडनी के अंदर जो खून आया है उसके अंदर परसेंटेज ऑफ ब्लड सेल कितना होगा और परसेंटेज ऑफ ब्लड प्लाज्मा कितना होगा. यू नो दैट द परसेंटेज ऑफ ब्लड सेल इन ए ब्लड ऑफ किडनी इज द 550 ml while the percentage of blood plasma is a 650 ml. यानी हमारे किडनी के अंदर 1100
से लेके 1200 ml तक खून हर एक मिनट में फिल्ट्रेशन के लिए आ रहा है, उसका फिल्ट्रेशन भी हो रहा है। उसी खून के अंदर यहाँ पे ब्लड सेल का परसेंटेज रहता है 550 ml और परसेंटेज ऑफ ब्लड प्लाज्मा रहता है 650 ml. You know that out of this plasma, the 20% quantity of the plasma is get filtered out. जितना भी प्लाज्मा फिल्ट्रेशन के लिए आ रहा है और उसका फिल्ट्रेशन हो रहा है, उसमें का वहां पे 20% हिस्सा प्लाज्मा का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान वहां पे फिल्टर आउट होने लगता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट इज 125 ml. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट जो रहता है वो रहता है 125 ml पर मिनट, यानी हर एक मिनट के अंदर यहाँ पे किडनी में जो खून फिल्ट्रेट हो रहा है वो है 1100 से लेके 1200 ml और उसमें का 20% प्लाज्मा फिल्टर हो रहा है, यानी 125 ml प्लाज्मा वो फिल्टर हो रहा है। उस खून के अंदर कितना ब्लड प्लाज्मा था, तो जो 1100 to 1200 ml जो ब्लड आ रहा है किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन के लिए, उसमें जो प्लाज्मा था वो था 650 ml। उसका 20% जो प्लाज्मा है ये फिल्टर्ड आउट हो रहा है, सो दैट द फिल्ट्रेशन क्वांटिटी, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट is 125 ml per minute. You know that when the process of filtration is done, at that time what will happen? Just I have mentioned that a blood which is brought for the purpose of a ultrafiltration in glomerular capillaries is done by afferent arteriole. यहाँ पे जो afferent arteriole है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर खून लाने का काम कर रहा है अल्ट्राफिल्ट्रेशन के लिए। afferent arteriole arises from the renal artery और renal artery का काम रहता है हर एक किडनी को खून का सप्लाई करना। अब रीनल आर्टरी में खून कहां से आ रहा है, तो हमारा जो हार्ट रहता है उस हार्ट से निकलता है डॉर्सल एवर्टा और यही डॉर्सल एवर्टा जो हमारे हार्ट से निकल रहा है उसके ब्रांचेस रहते हैं, उन ब्रांचेस को कहा जाता है रीनल आर्टरी और ये रीनल आर्टरी से डेवलप होने लगता है एफरेंट आर्टियोल और एफरेंट आर्टियोल डेवलप करने लगता है ए नेटवर्क ऑफ 50 कैपिलरी, वी कॉल्ड इट एज ए ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का काम है यहाँ पे अल्ट्राफिल्ट्रेशन नामक घटना यहाँ पे दिखाना। ग्लोमेरुलस के अंदर जितना ब्लड आ रहा है उस ब्लड के अंदर वहां पे मौजूद है प्लाज्मा और प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्वांटिटी रहती है वाटर की और ये वाटर पैदा कैसे होने लगता है, हमारे जो बॉडी सेल रहते हैं उन बॉडी सेल के अंदर जब वहां पे ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, तब वहां से निर्माण होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। You know that a water which is produced within a cell during the oxidation of the respiratory substrate is called as a metabolic water, and this metabolic water is useless for human because many chemical reactions operated within the cell, they can add some toxic material in that water, so that water is a waste for the human uses. Such water is released into the blood and finally it came into the kidney for the purpose of a ultrafiltration. तो ये जो खून आ रहा है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर, उसके अंदर वहां पे जो प्लाज्मा है और उस प्लाज्मा के अंदर जो जल है यानी वाटर है, उस वाटर के कारण वहां पे ब्लड का प्रेशर बिल्टअप हुआ है और उसी कारण वहां पे अल्ट्राफिल्ट्रेशन नामक घटना ऑपरेट होने लगती है। तो उसे कहा जाता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। द प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज डन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए मच मोर अमाउंट ऑफ द वेस्ट वाटर विद इन दैट ब्लड एंड दिस वाटर इज गेट फिल्टर्ड आउट along with nitrogenous waste material. Some useful substances are also get filtered out along with that of the some cation and anion. अल्ट्राफिल्ट्रेशन नामक घटना जब यहाँ पे ऑपरेट होने लगती है तब यहाँ पे वाटर जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर है वो चला जाता है। उसके बाद कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस है जैसे ग्लूकोज होगा, अमीनो एसिड होगा, कुछ पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे, कुछ निगेटिवली चार्ज आयन भी होंगे,
वो भी यहाँ पे क्या होने लगते हैं, फिल्टर होने लगते हैं। You know that there is a presence of a one empty space in between that of the two podocyte cells. ये जो पोडोसाइट नामक कोशिका है, इन दो कोशिकाओं के बीच में वहां पे छोटा सा हमें एम्प्टी स्पेस दिखाई देता है। दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड एज ए फिल्ट्रेशन स्लिट, या इसे कहा जाता है फिल्ट्रेशन पोर। उसी तरह बर्मन्स कैप्सूल का जो बाहर का लेयर है पैराइटल लेयर और अंदर का लेयर है विसरल लेयर, इन बिटवीन दिस टू लेयर देयर इज आल्सो प्रेजेंस ऑफ ए एम्प्टी स्पेस। दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड एज ए यूरिनरी स्पेस। तो यूरिनरी स्पेस का मतलब बर्मन्स कैप्सूल का बाहर का लेयर पैराइटल लेयर, अंदर का लेयर विसरल लेयर, और इन दो लेयर के बीच में जो एम्प्टी स्पेस रहता है उसे कहा जाता है यूरिनरी स्पेस। क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान जो फिल्टर बाहर आ जाता है उस फिल्ट्रेट को कहा जाता है प्राइमरी यूरिन, और ये प्राइमरी यूरिन अकुमुलेट होने लगता है, जमा होने लगता है स्पेस के अंदर, इसीलिए इसे कहा जाता है यूरिनरी स्पेस। ओके, you know that the glomerular hydrostatic pressure is about the 60 to 65 millimeter height. ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर रहता है वो रहता है 60 to 65 millimeter height. This pressure is opposed by the two pressures. ये जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है इसके खिलाफ काम करते हैं दो अलग अलग प्रेशर। एक जो प्रेशर है उसका नाम है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, एक जो प्रेशर है उसका नाम है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। अब कोलाइड का मतलब क्या रहता है? कोलाइड्स आर नथिंग बट दीज आर द पार्टिकल्स when they came in the contact of water they can hold to the water. ऐसे छोटे छोटे कण जब ये वाटर के कांटेक्ट में आने लगते हैं तो वाटर को अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं, ऐसे पदार्थ को कहा जाता है कोलाइड्स। हमारे खून के अंदर जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा का तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन के दौरान ये प्लाज्मा निकल के जा रहा है रीनल ट्यूब्यूल के अंदर, यानी खून के अंदर का प्लाज्मा जा रहा है, लेकिन उसी प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन था वो प्रोटीन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान फिल्टर नहीं होता। यू नो दैट दिस प्रोटीन रिमेन्स विद इन द ब्लड। ये जो प्रोटीन रहता है वो प्लाज्मा में रहता है, प्लाज्मा निकल के जा रहा है फिल्ट्रेशन के दौरान, लेकिन उस प्लाज्मा का जो प्रोटीन है वो अभी भी बरकरार है खून के अंदर, यानी खून से वो कभी अलग नहीं होता, वो हमेशा इस खून में रहता है। उस प्रोटीन का नाम है अल्बुमिन नामक प्रोटीन। यू नो दैट दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज ए अल्बुमिन प्रोटीन। और ये जो अल्बुमिन नामक प्रोटीन है जो खून के अंदर मौजूद है वो क्या करने लगता है, जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नामक प्रोसेस ऑपरेट होती है और उस प्रोसेस के दौरान यहाँ पे जो फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है उस फिल्ट्रेट के अंदर जो वाटर है उसको अपनी तरफ ऊपर खींचने का काम ये अल्बुमिन नामक कोलाइड काम कर रहा है। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान एज अ कोलाइड रहती है। और कोलाइड तो मैंने आप लोगों को बताया कि कोलाइड का मतलब क्या रहता है, ऐसे छोटे कण जो वाटर के संपर्क में आने के बाद वाटर को अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं। और ये भूमिका अदा करने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, तो ये अल्बुमिन नामक प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? अल्बुमिन नामक प्रोटीन है। और ये अल्बुमिन नामक प्रोटीन की वजह से यहाँ पे डेवलप हो रहा है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इज 30 to 32 मिलीमीटर हाइट। सेकंड है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। You know that whenever the process of ultrafiltration is done, at that time the filters start to accumulate into the Bowman's capsule. ये जो Bowman's capsule रहता है ना, तो इस Bowman's capsule में यहाँ पे accumulation हो रहा है इस फिल्ट्रेट का। हालांकि इस फिल्ट्रेट को निकलना है और जाना है रीनल ट्यूब्यूल की तरफ, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है कि बर्मन्स कैप्सूल का अंदर का लेयर विसरल लेयर, उसके ऊपर बैठी है पोडोसाइट नामक कोशिकाएं, और इस पोडोसाइट नामक कोशिका की वजह से वहां पे फिल्ट्रेट को बाहर जाने के लिए दिक्कत हो रही है, और इसी कारण कुछ फिल्ट्रेट जमा होने लगता है इस बर्मन्स कैप्सूल के अंदर और वो डेवलप करने लगता है प्रेशर, और वो प्रेशर काम करता है
ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के खिलाफ, इसलिए उसे हमने कहा था अपोजेबल प्रेशर। इसलिए दूसरा अपोजेबल प्रेशर है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहता है 15 to 18 मिलीमीटर हाइट। यानी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से अल्ट्राफिल्ट्रेशन नामक घटना घट रही है, लेकिन इस प्रेशर को अपोज करने वाले, विरोध करने वाले यहाँ पे दो प्रेशर है। उसमें एक प्रेशर है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, और सेकंड जो प्रेशर है उसका नाम है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो जब अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस ऑपरेट हो रही थी तब ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था 60 to 65 मिलीमीटर हाइट, लेकिन इस प्रेशर को अपोज किया दो प्रेशर ने, तो कितना प्रेशर अभी वहां पे बचा है, इसीलिए हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। सो द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि ये दो आखिरी प्रेशर है, ये काम करते हैं एज अ अपोजेबल प्रेशर। और यहाँ पे हम निकाल रहे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था 60 मिलीमीटर हाइट, सो हमने यहाँ पे लिया ये 60 मिलीमीटर हाइट, माइनस कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है 32 मिलीमीटर हाइट, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है 18 मिलीमीटर हाइट। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर यहाँ पे बचा है 10 मिलीमीटर हाइट। और यहाँ पे हमने बताए थे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट कितना रहता है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट रहता है 125 ml हर मिनट के अंदर। सो दिस इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट 125 ml पर मिनट। हर एक मिनट के अंदर 125 ml ब्लड का प्लाज्मा यहाँ पे फिल्टर होता है, लेकिन उस प्लाज्मा के अंदर उसका प्रोटीन नहीं रहता, इसीलिए यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आ रहा है उस फिल्ट्रेट को बहुत सारे नाम है। वी कॉल्ड इट एज ए डीप्रोटीनाइजर प्लाज्मा, यानी ऐसा प्लाज्मा जिसके अंदर उसका प्रोटीन नहीं है, इसे कहा जाता है डीप्रोटीनाइजर प्लाज्मा। वी आल्सो कॉल्ड इट एज ए प्राइमरी यूरिन, वी आल्सो कॉल्ड इट एज ए renal filtrate, we also called it as a nephric filtrate। ऐसे बहुत सारे नाम यहाँ पे इस फिल्ट्रेट को दिए जाते हैं। You know that the glomerular filtrate rate is 125 ml per minute, यानी हमारा खून के अंदर जो 650 ml प्लाज्मा आ रहा है उसमें का 20% प्लाज्मा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान फिल्टर हो जाता है, और उसकी क्वांटिटी एज ए फिल्ट्रेट बोल के रिनल ट्यूब्यूल में आती है। हर एक मिनट में जो फिल्ट्रेट आ रहा है उसका जो क्वांटिटी है वो है 125 ml पर मिनट। You know that the filtrate produced per hour and per day we have to calculate. For the purpose of this calculation, the glomerular filtrate rate per day ये हम यहाँ पे निकालेंगे 125 ml। अब एक 1 आवर जो रहता है वो बनता है 60 मिनट से, इसलिए यहाँ पे मैंने दिया 60। You know that one day is of the 24 hours, एक दिन रहता है 24 आवर का, यानी 24 आवर्स का, इसीलिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 125 ml ये हमारा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट पर मिनट, यहाँ पे लिया हमने 60 मिनट, क्योंकि वहां पे 1 आवर में कितना फिल्ट्रेट जनरेट हो रहा है वो हमें निकालना है। और उसके बाद हमने यहाँ पे लिया 24, ये 24 क्या है, तो 24 आवर्स है, और इस 24 आवर से हम निकालेंगे एक दिन में तैयार होने वाला यहाँ पे फिल्ट्रेट। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ जाता है 1,80,000 ml। अब ये जो 1,80,000 ml फिल्ट्रेट जनरेट हो रहा है एक दिन के अंदर, उसको हम कन्वर्ट करेंगे लीटर के अंदर। सो इसे डिवाइड करेंगे हम 1000 से, क्योंकि हमें मालूम है 1 लीटर का मतलब 1000 ml रहता है, और इसी कारण यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किए 1000 से, तो जो फिल्ट्रेट जनरेट हो रहा है वो है 180 लीटर। बट यू नो दैट ए नॉर्मल हेल्दी मैन कैन एक्सक्रीट 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। एक जो हेल्दी आदमी है हर एक दिन में 1 से 1.5 लीटर का यूरिन जनरेट करता है, लेकिन हमने जो कैलकुलेशन किया तो उसके हिसाब से हमें आंसर कितना मिला, 180 लीटर। लेकिन ये जो 180 लीटर फिल्ट्रेट मिला है उसमें का 99% फिल्ट्रेट
ये खून के अंदर रीअब्सॉर्ब किया जाता है ड्यूरिंग द ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन जब होता है तो 99% हिस्सा इस फिल्ट्रेट का वो खून के अंदर खींचा जाता है और फाइनल में जो यूरिन बनता है उसकी जो क्वांटिटी रहती है वो रहती है 1 to 1.5 liters. The second part of the mechanism of urine formation is the tubular reabsorption. Tubular reabsorption a mechanism of urine formation का second part है और इस प्रोसेस में क्या होता है हमें ये देखना है। You know that after the ultrafiltration the filtrate start to enter into the renal tubule। यहाँ पे फिल्ट्रेट जो है ओरिनल ट्यूबुल में आया है और रिनल ट्यूबुल के जो वेरियस पार्ट्स है जैसे कि यहाँ पे है पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेट ट्यूबुल, डिसेंडिंग लिम्ब we call it as a DL, here is a Henle's loop, again the ascending limb that is AL and distal cannulated tubule and the last one is the collecting duct। तो ये जो पार्ट्स है नेफ्रॉन के रिनल ट्यूबुल के यहाँ से कुछ पदार्थ है जिनका रीएब्सॉर्प्शन किया जाता है खून के अंदर, उसे कहा जाता है ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन। अब ये ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन प्रोसेस कैसे ऑपरेट होती है? यू नो दैट द अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रोसेस occurs very fastly and due to this process there is a chances of a filtration of some required materials। हमारे शरीर को जो पदार्थ चाहिए वो भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान वहां पे फिल्टर हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज होगा, अमीनो एसिड होगा, ये जो पदार्थ है हमें चाहिए क्योंकि ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हियर अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए प्रोटीन। ग्लूकोज हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करता है क्योंकि ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है बॉडी सेल के अंदर तो वहां से निकलती एनर्जी, उसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं हम पूरे दिन के अंदर। दूसरा जो अमीनो एसिड्स है उनका उपयोग किया जाता है प्रोटीन तैयार करने के लिए। प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस पर्पस इन आवर बॉडी, लाइक प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द हार्मोन सिंथेसिस, अगेन इट इज रिक्वायर्ड फॉर द हीलिंग पर्पस, रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू सेल, पैकेजिंग ऑफ द डीएनए। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे उपयोग प्रोटीन के हैं और प्रोटीन बनाने के वास्ते यहाँ पे जरूरी है अमीनो एसिड, लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान ये सब जरूरी चीजें फिल्टर्ड हुई है और वो आई है रीनल फिल्ट्रेट के अंदर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर। इन पदार्थ को हमें और खींचना है खून के अंदर, इसीलिए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सेकंड स्टेप ऑफ दिस urine formation, that is tubular reabsorption। When the filtrate reaches in the proximal cannulated tubule, from this proximal cannulated tubule glucose, amino acids and sodium they are reabsorbed from filtrate into the blood। ये जो फिल्ट्रेट है जो अभी पीसीटी के अंदर मौजूद है वहां से ग्लूकोज और अमीनो एसिड इनको खींचा जाएगा खून के अंदर। अभी खून मौजूद है यहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क के अंदर। You know that peritubular capillary networks are developed from the efferent arteriole। जो efferent arteriole है ये खून को इस ग्लोमेरुलस से दूर ले जा रहा है, इसीलिए इस आर्टेरियोल का नाम है efferent arteriole और उससे डेवलप होने लगता है कैपिलरी का नेटवर्क जो फैल जाता है इस रीनल ट्यूबुल के सराउंडिंग में, इसीलिए इसका नाम है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या है तो पीसीटी से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम इनका रीअब्सॉर्प्शन किया जाता है खून के अंदर। यू नो दैट दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग द एनर्जी। और जब किसी प्रक्रिया के अंदर या प्रोसेस के अंदर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है तब उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। तो ग्लूकोज का यहाँ पे, अमीनो एसिड का और सोडियम का, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सोडियम्स, these three materials are reabsorbed into the blood by using the energy, so we call this process as an active reabsorption। You know that glucose and amino acids they are reabsorbed 100% from filtrate to blood, while that sodium ions they are reabsorbed near about 70 to 80%। Chloride ions are also present within this filtrate
ये जो फिल्ट्रेट मौजूद है पीसीटी के अंदर, उसमें यहाँ पे ग्लूकोज रहता है, उसके बाद अमीनो एसिड रहते हैं, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है, H+ आयन है, पोटेशियम आयन है, यूरिया भी मौजूद है और वाटर भी मौजूद है। तो यहां से जो क्लोराइड आयन रीअब्सॉर्ब किए जा रहे खून के अंदर, इनका रीअब्सॉर्प्शन होता है पैसिवली, एंड द क्वांटिटी ऑफ द क्लोराइड आयन रीअब्सॉर्ब्ड इट इज आल्सो ए 70 to 80%। क्लोराइड का जो आयन का यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन होता है फिल्ट्रेट से खून के अंदर, वो भी 70 to 80% होता है। और क्लोराइड का आयन जो रीअब्सॉर्ब हो रहा है उसके दौरान वहां पे एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सोडियम आयन का रीअब्सॉर्प्शन खून के अंदर हुआ है, और सोडियम इज अ पॉजिटिवली चार्ज आयन। और हमें पता है कि सोडियम का पॉजिटिव चार्ज क्लोराइड का जो निगेटिव चार्ज है उसे अपनी तरफ खींचने का काम करेगा, बिकॉज दीज टू आयंस सोडियम एंड क्लोराइड बोथ आर द अपोजिटली चार्ज आयंस, and oppositely charged ions they can show the attraction, so that the chloride ions are reabsorbed into the blood without using the energy, so we call it as a passive reabsorption. Inside the proximal convoluted tubule, presence of a cuboidal epithelial tissue, proximal convoluted tubule के अंदर टिश्यू है, उस टिश्यू का नाम है क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। ये जो क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू की जो कोशिकाएं रहती है ना, ये कोशिकाएं बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे अदा करती है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो वॉल रहता है, उस वॉल को इस कोशिकाओं का निचला हिस्सा फ्यूज होता है, और जो ऊपर का हिस्सा रहता है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है उसके अंदर वो फ्री रहता है, और जो फ्री एंड रहता है वही क्या करता है, यहाँ पे तैयार करता है small finger like projection. These small finger like projections are called as a microvilli. We call them as a brush border. This brush border or microvilli, they increases surface area of reabsorption of the materials. ज्यादा से ज्यादा जो चीजें यहाँ पे फिल्टर हुई है उनको हमें ब्लड के अंदर खींचना है, और यहाँ पे इसीलिए चाहिए ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया, और ये ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया डेवलप करने का काम होता है माइक्रोविलाई से, यानी ब्रश बॉर्डर से। दिस ब्रश बॉर्डर्स ऑफ द क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू दे हेल्प फॉर द एक्टिव रिएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, अगेन ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स। ये जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम आयन है, इनका यहाँ पे एनर्जी का इस्तेमाल जो करके रिएब्सॉर्प्शन करना है, इसमें अहम भूमिका निभाने का काम क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू की एक कोशिकाएं, दैट इज सेल। रीएब्सॉर्प्शन फ्रॉम द हेनलीज लूप। अब ये जो हेनलीज लूप है, वहां से जो रीएब्सॉर्प्शन होता है पदार्थ का, वो हमें यहाँ पे देखना है। हेनलीज लूप डेवलप द टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड एज ए डिसेंडिंग लिम्ब, अनदर वन इज कॉल्ड एज ए असेंडिंग लिम्ब। ये जो हेनलीज लूप रहता है, ये है हेयरपिन बेंड शेप जैसा स्ट्रक्चर, और इससे डेवलप हो जाता है दो लिम्स, एक का नाम है डिसेंडिंग लिम्ब यानी डीएल, और दूसरा है असेंडिंग लिम्ब, दैट इज एएल। तो यहां से कैसे reabsorption होता है? You know that the wall of this descending limb is a thin in nature. It is permeable to the water, but almost impermeable to the electrolyte. The wall of the descending limb is permeable to the water, but almost impermeable to the sodium chloride, that is electrolyte. यहाँ पे जो wall of descending limb रहता है, ये permeable रहता है वाटर के लिए, लेकिन यहाँ पे ये impermeable रहता है सॉल्ट के लिए यानी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो क्या हो जाएगा, whenever the water is reabsorbed from the filtrate into the blood, जैसे फिल्ट्रेट अभी डिसेंडिंग लिम्ब में मौजूद है, वहां से पानी खींचा जा रहा है खून के अंदर, और खून मौजूद है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क के अंदर। तो जैसे जैसे पानी एक खींचा जाएगा, यानी वाटर खींचा जाएगा खून के अंदर, वैसे वैसे यहाँ का जो सोल्यूशन है यानी फिल्ट्रेट जो है, ये फिल्ट्रेट बन जाएगा हाइपरटोनिक। उस फिल्ट्रेट के अंदर वाटर का लेवल घट रहा है और नमक का जो प्रमाण है वो बढ़ रहा है, इसीलिए ये फिल्ट्रेट हो रहा है कॉन्सेंट्रेट, दैट इज हाइपरटोनिक। एंड दिस हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट और कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट स्टार्ट टू एंटर विद इन दैट ऑफ द हेनलीज लूप। द रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब, you know that the wall of this ascending limb is a thick in nature,
it is permeable to the electrolyte, that is sodium chloride, but impermeable to the water. यहाँ पे जो ascending limb रहता है उसकी जो wall है वो थिक नेचर की रहती है, जिसके कारण यहाँ पे ये वॉल परमिशन नहीं देती पानी को बाहर जाने के लिए, यानी खून के अंदर जाने के लिए। जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है यानी सॉल्ट रहता है, ये यहाँ पे इजीली एंटर कर सकता है असेंडिंग लिम्ब के वॉल को क्रॉस करके खून के अंदर। You know that this reabsorption of the electrolyte is either done by the active reabsorption or passive reabsorption. असेंडिंग लिम्ब में जो इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है उनको खींचा जाता है खून के अंदर। ये जो इलेक्ट्रोलाइट जा रहे हैं खून के अंदर, उनका जो रिएब्सॉर्प्शन हो रहा है असेंडिंग लिम्ब के वॉल को क्रॉस करके, वो एक तो हो सकता है एक्टिव रिएब्सॉर्प्शन और हो सकता है पैसिव रिएब्सॉर्प्शन। ऐसी दोनों टाइप की पॉसिबिलिटीज वहां पे रहती है। द रिएब्सॉर्प्शन फ्रॉम द डीसीटी, डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल, दैट इज डीसीटी, यहां से क्या हो जाता है, you know that the water and sodium chloride, means water and electrolytes, they are reabsorbed from the DCT into the blood, but this absorption is a conditional reabsorption. ये जो DCT में फिल्ट्रेट आए हैं उसके अंदर जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट है उनका reabsorption हो जाएगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क के अंदर मौजूद रहने वाले खून के अंदर। लेकिन ये जो reabsorption हो रहा है एक कंडीशनल रिएब्सॉर्प्शन है। कंडीशनल रिएब्सॉर्प्शन का मतलब क्या रहता है, जैसे कि समर सीजन आ जाता है तो समर सीजन में हमारे बॉडी को यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत रहती है वाटर की, क्योंकि समर सीजन में हमें जो बॉडी से यूरिन आउटपुट करना है वो यूरिन आउटपुट हाइपरटोनिक होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे डीसीटी में जो फिल्ट्रेट है उसका जो जल है वाटर है उसको खींचा जाता है एंड द वाटर इज रिलीज्ड आउटसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ए स्वेट बाय द स्वेट ग्लैंड। यहाँ पे जो वाटर रिएब्सॉर्ब किया है खून के अंदर उसका इस्तेमाल स्वेट ग्लैंड करती है, और वो जो वाटर है वो स्वेट के फॉर्म में स्वेट ग्लैंड हमारे स्किन के ऊपर रिलीज करने का काम करता है, क्योंकि समर सीजन में बाहर की जो हवा रहती है वो बाहर की हवा गर्म रहती है, वो गर्म हवा हमारे स्किन को लगती है, इसलिए हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर था 37 डिग्री सेंटीग्रेड वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो फिर यहाँ पे हाइपोथैलेमस सिग्नल प्रोवाइड करता है टू द स्वेट ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड कैन कोप अप विद दिस सिचुएशन। और ये जो स्वेट ग्लैंड रहती है ये क्या करती है, ये जो सिचुएशन है इसके अनुसार काम करने लगती है। So the sweat gland can do their work as per the need of the body. They can start to absorb the water, salt and urea from our blood and releases it in the form of a sweat on skin. Due to that, the increased body temperature becomes brought again to the normal body temperature. यहाँ पे जो हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर था 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन समर सीजन के अंदर यहाँ पे टेम्परेचर हमारे बॉडी का बढ़ने लगता है, इसे वापस हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है। इस वजह से स्वेट ग्लैंड हमारे ब्लड वेसल से वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड यूरिया खींचने का काम करते हैं और फिर इन सब को मिला के रिलीज किया जाता है स्किन के ऊपर एज अ स्वेट बोल के। और जैसे ही स्वेट हमारे स्किन पे आ जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर घटने लगता है और उसको एडजस्ट किया जाता है normal body temperature, that is 37 degree centigrade. Okay, so this conditional reabsorption of this water from the DCT, it is called as a facultative reabsorption of water. देखिए वाटर का रिएब्सॉर्प्शन ये तो पीसीटी से भी हो रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब में जब फिल्ट्रेट आता है तो वहां से भी वाटर का रिएब्सॉर्प्शन होता है इस खून के अंदर। लेकिन इन दोनों जगह पे जो वाटर का रिएब्सॉर्प्शन हो रहा है वो वाटर का रिएब्सॉर्प्शन विदाउट यूज ऑफ हार्मोन होता है, और जब हार्मोन का इस्तेमाल आप वाटर को खींचने के लिए नहीं करेंगे तब उसे कहा जाता है ऑब्लिगेटरी रिएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। और डीसीटी के जो फिल्ट्रेट आया है वहां से जो वाटर खींचा जाता है खून के अंदर वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। जैसा समर सीजन में इसको खींचा जा रहा है तब वहां पे एडीएच नामक हार्मोन जो रहता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वी कॉल इट एज ए वैसोप्रेसिन हार्मोन। ये जो वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन है, एडीएच नामक हार्मोन है, ये बहुत अहम भूमिका निभाने का काम करता है, क्योंकि यही
वो हार्मोन है जो डीसीटी का मेम्ब्रेन है उसकी जो परमेबिलिटी उसको चेंज करता है और इम्परमेबल मेम्ब्रेन का कन्वर्जन करता है परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर। उसी कारण यहाँ पे डीसीटी से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम इनको खींचा जाता है खून के अंदर और उसे कहा जाता है एज अ फैकल्टेटिव रिएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। लेट अस डिस्कस अबाउट द ट्यूबुलर और सेलेक्टिव सिक्रेशन। Tubular secretion or selective secretion is a third step of urine formation. Tubular secretion या selective secretion ये थर्ड स्टेप है यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन की। ये थर्ड स्टेप में क्या होता है, यू नो दैट फ्रॉम द पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वेक्टेड जो ट्यूब्यूल रहता है उसके अंदर जो फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट के अंदर खून से छोड़ा जाता है ये H+ आयन और अमोनिया। Ammonia and H+ ion from the blood, they are released into the PCT filtrate. ये जो खून है वहां से H+ आयन और अमोनिया को छोड़ा जाता है पीसीटी के अंदर जो फिल्ट्रेट मौजूद है उसके अंदर। While you know that here is a reabsorption from this PCT filtrate into the blood of bicarbonate। जो बाइकार्बोनेट रहता है उसको फिल्ट्रेट में से खींचा जाता है खून के अंदर। ये बाइकार्बोनेट खींचने की क्या वजह हो सकती है, यू नो दैट द बाइकार्बोनेट इज रीअब्सॉर्ब्ड एंड H+ आयन एंड अमोनिया इज रिलीज्ड इनटू द पीसीटी फिल्ट्रेट ड्यू टू द मेंटेनेंस ऑफ द osmolarity of the blood and also for the maintenance of the acid base balance of the blood. From the PCT, reabsorption of the bicarbonate is done into the blood. H+ ion and ammonia is secreted into the PCT filtrate. The reason behind this to maintain a acid base balance of the blood, that is body fluid. यहाँ पे हमें एसिड और बेस का बैलेंस खून के अंदर बना के रखना है, क्योंकि अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो इसका एडवर्स इफेक्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट नामक जो कोशिकाएं रहती हैं इनके ऊपर हो सकता है। दे कैन बी डैमेज्ड। So to prevent such a damage in the blood cell, there is a requirement of a maintenance of the acid base balance, that is the pH of body fluid. You know that from the DCT, distal cannulated tubule जो रहता है, ये distal cannulated tubule के अंदर जब ये फिल्ट्रेट पहुंचता है तो जाहिर सी बात है फिल्ट्रेट आ जाता है ascending limb में। When the filtrate start to enter from the PCT into the descending limb, at that time this filtrate becomes a hypertonic, it becomes concentrated। क्यों? क्योंकि ये जो फिल्ट्रेट है जो डिसेंडिंग लिम्ब में आया वाला है वहां से वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क के अंदर। जैसे जैसे वाटर खून के अंदर चला जाएगा वैसे ये जो फिल्ट्रेट है ये हाइपरटॉनिक हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। When this filtrate reaches into the Henle's loop and then came into the ascending limb, at that time from this ascending limb, the electrolytes are reabsorbed into the peritubular capillary network. Due to the reabsorption of these electrolytes into the peritubular capillary network, the filtrate becomes dilute, and this dilute filtrate start to move in upward direction and came into the distal cannulated tubule. जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट को खून के अंदर खींचा जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है वो डाइल्यूट बन जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा और वो पहुंच जाएगा डिस्टल कन्वेक्टेड ट्यूब्यूल के अंदर। डिस्टल कन्वेक्टेड ट्यूब्यूल के अंदर जब ये आ जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है, यू नो दैट फ्रॉम द ब्लड हियर इज अ सिक्रेशन ऑफ H+ आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया फ्रॉम द ब्लड इनटू द DCT फिल्ट्रेट। ये जो खून है खून में से H+ आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया इनको छोड़ा जाता है DCT के अंदर जो फिल्ट्रेट मौजूद है उसके अंदर। हियर कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, यू नो दैट मेनी DCT of many nephron they come together develop a common duct and this common duct is called as a collecting duct यानी CD का मतलब कलेक्टिंग डक्ट रहता है। तो ये कैसे डेवलप हो गया, बहुत सारे जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन रहते हैं उनका जो DCT पार्ट है वो सब नेफ्रॉन के DCT पार्ट कंबाइन हो जाते हैं और एक कॉमन डक्ट डेवलप करते हैं, उस डक्ट का नाम रहता है कलेक्टिंग डक्ट।
कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जब फिल्ट्रेट पहुंचता है तो क्या होता है, तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जब फिल्ट्रेट आता है तो उस फिल्ट्रेट से खून के अंदर खींचा जाता है यहाँ पे यूरिया. You know that some amount of urea is reabsorbed into the medullary interstitium to maintain the osmolarity of the fluid. medullary interstitium जो रहता है वहां से कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया खींचा जाता है medullary interstitium के अंदर और उसका पर्पस रहता है टू मेंटेन द osmolarity. Here H plus ion and K plus ions means that is the hydrogen ions and the potassium ions from the blood, they are excreted into the collecting duct filtrate. खून में से यहाँ पे H plus आयन और पोटेशियम आयन इन दोनों को छोड़ा जाता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर. यानी खून में से H plus आयन और पोटेशियम आयन कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो फिल्ट्रेट मौजूद है उसके अंदर रिलीज हो जाते हैं. द पर्पस ऑफ द सिक्रेशन ऑफ दिस H plus आयन पोटेशियम आयंस इनटू द कलेक्टिंग डक्ट टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, दैट इज पोटेशियम सोडियम बैलेंस, ये भी हमें यहाँ पे मेंटेन करना है. यूरिया प्रेजेंट इन द कलेक्टिंग डक्ट, इट इज reabsorbed into the medullary interstitium to maintain the osmolarity of the medullary interstitium. जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम रहता है उसका जो ऑस्मोलरिटी है यानी उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का जो प्रमाण है उसे हमें नियंत्रित करना है. कलेक्टिंग डक्ट में जो फिल्ट्रेट मौजूद है वहां से यूरिया खींचा जाता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में.